गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस टीम के कोच थे? नेपाल क्रिकेट टीम के कोच थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। भारत के लिए 1984 से 1995 तक 39 टेस्ट में 1600 रन और 96 विकेट बनाने वाले प्रभाकर को अगस्त में नेपाली टीम का क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया था। वह देश के लिए 130 वनडे में 157 विकेट भी ले चुके हैं। नेपाल क्रिकेट संघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की कि मनोज प्रभाकर नेपाल पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से 15 दिसंबर को तुरंत प्रभाव से हट गए हैं। प्रभाकर के पद पर रहते हुए नेपाल की टीम ने 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 7 वनडे मैच खेले, जिसमें पुरुष कप सुपर लीग 2 के 4 मैच भी शामिल हैं। उनके मार्गदर्शन में नेपाल ने कीनिया का सफल दौरा किया, जिसमें टीम ने 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-2 से जीती। उसके बाद वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप भी किया। नेपाल ने पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ घरेलू वनडे श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की थी। चलिए बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। तो नेपाली क्रिकेट टीम के कोच पद से मनोज प्रभाकर ने इस्तीफा दे दिया है, अभी आपको बताया। और भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडे नेपाल में आयोजित किया गया। इसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। और इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 से 12 दिसंबर तक काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। और 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस मनाया गया। और शेर बहादुर देउवा हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने नेपाल के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा हाल ही में दे दिया है। और भारत ने 17 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता है। और 4 दिसंबर को केरल के कोच्चि में IPL 2023 के लिए मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है। और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन जो है नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। और इंग्लिश क्रिकेटर जोस बटलर नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। और ईशान किशन ने अभी हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाए हैं। और वो रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ईशान किशन। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में जीती है। और नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जो है वो कहाँ खेला गया था? भारत में खेला गया था। और ऋतुराज गायकवाड़ हाल ही में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो ये जीती है भारत ने। भारत ने महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। वेलेंसिया में फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 1-0 से हराया। गुरजीत कौर ने मात्र 1 गोल किया। हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2023-24 के लिए FIH प्रो लीग के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है।
बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और सम्राट कौन है? फिलिप सिक्स्थ। चलिए हॉकी से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को 1-0 से हराकर महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीती है। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट हाल ही में जीता है। आगे बढ़ते हैं। यहूदी त्योहार हनुक्का किस देश में मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? इजराइल में मनाया गया। हनुक्का, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक यहूदी त्योहार है जो एक अत्याचारी राजा पर यहूदी जीत का जश्न मनाता है। हनुक्का 8 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है जो हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय मनाया जा सकता है। 2022 में यह पर्व 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम, प्रधानमंत्री येर लैपिड, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। तो इजराइल में 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हनुक्का उत्सव मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। AIEA ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? क्यूबा के साथ किया है। चलिए बात करते हैं क्यूबा की। तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, मुद्रा है पीसो, प्रधानमंत्री मैनुअल मरेरो क्रूज। चलिए हाल ही में कौन कौन से समझौते हुए उन पर नजर डाल लेते हैं। तो ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए UK, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। और ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। RBI ने हाल ही में सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून समलैंगिक और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक अधिकार स्थापित करता है। यह कानून आधिकारिक रूप से 1996 के विवाह अधिनियम को निरस्त करता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया था। बात कर लेते हैं अमेरिका की। राजधानी वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है वो समलैंगिक और अंतरजातीय विवाहों के लिए एक वैधानिक अधिकार जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, या ऐसे कह सकते हैं समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। और नासा ने पृथ्वी की सतह पर मौजूद लगभग पूरे पानी का पता लगाने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया है। और अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में आयोजित किया गया। और अमेरिका द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। वैज्ञानिक और बायोफिजिसिस्ट मारिया टेल्कस को गूगल ने 12 दिसंबर को एक डूडल बनाकर हाल ही में सम्मानित किया था। और US ट्रेजरी
ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया है? तो ये थे अमेरिका से संबंधित हाल ही के प्रश्न। चलिए कुछ और कानूनों पर नजर डाल लेते हैं जो हाल ही में बने हैं। टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को लगाना अनिवार्य कर दिया है। और राज्यसभा द्वारा वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 हाल ही में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ है? तो उस अभियान का नाम है नमामि गंगे। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया और कार्यरत पवित्र नदी गंगा को साफ करने को लेकर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने को लेकर अहम भूमिका निभाई है। बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के यह जल मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मलेशिया में आयोजित होने वाली टॉप्स एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारत के 7 वर्षीय खिलाड़ी गैटो सोरा का हाल ही में चयन हुआ है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। मलेशिया के कुआलालंपुर में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खेले जाने वाली टॉप्स एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए शटलर गैटो सोरा का चयन किया गया है। इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है और उम्र उनकी महज 7 साल है, जिनका अंडर 9 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव बामांग टेगो ने बताया कि सोरा चैंपियनशिप की अंडर 9 और अंडर 11 लड़कों की एकल प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। सोरा ने 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित पीएनबी मेटलाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल श्री बीडी मिश्रा। तो पक्षी प्रेमियों ने पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में मायावी ब्रेन बेवलर्स की एक नई प्रजाति को हाल ही में खोजा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री जी ने नवनिर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डे का हाल ही में लोकार्पण किया था। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय के द्वारा डीएनए रिसर्च से खुलासा किया गया है कि 25,000 वर्ष पूर्व दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी? तो ये खुलासा किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। एक समय ऐसा था जब दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी। यह दावा करने वाले कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए एक डीएनए स्टडी के दौरान इंसानों की उत्पत्ति भले ही अफ्रीका में हुई हो, लेकिन उसका पालन पोषण भारत में हुआ। 25,000 साल पहले विश्व की आधी आबादी भारत में रहती थी। भारत की विभिन्न जातियों और जनजातियों के 6,000 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और साइबेरिया के 10,000 डीएनए सैंपलों के मिलान के बाद यह परिणाम मिला है। डीएनए में म्यूटेशन के रूप में हमारी पीछे की पीढ़ियों की जानकारी छिपी होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने बेसियन स्काईलाइन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डिकोड किया है।
इस शोध में काशी विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि 25,000 लोगों का डीएनए रिसर्च में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं? अश्विन वैष्णव। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के श्री अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का चांसलर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर होंगे। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति ने मनोज चौधरी प्रोफेसर IIT जोधपुर को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। बड़ोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो एक डीम्ड विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया है और इसका नाम क्या रखा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो इसके जो है वो चांसलर कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। चलिए हाल ही में और कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई उन पर नजर डाल लेते हैं। तो शिंडी हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉक्टर PC रथ जो हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ हैं तो 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। जेरेमी फरार जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट बने हैं। दीपांकर दत्ता जो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। मिनेश सिंह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक बने हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के आचेह प्रांत के बीच संपर्क सुविधा के विकास पर संयुक्त कार्यबल की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये की गई पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के आचेह प्रांत के बीच संपर्क सुविधा के विकास पर संयुक्त कार्य बल की दूसरी बैठक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान 2019 में संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक के बाद से हुई प्रगति और कनेक्टिविटी में आने वाली चुनौतियों का जायजा लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। चलिए बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।